हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हमने 7 मेंबर और 6 मेंबर रिंग में जो है वो 6 का इलेक्ट्रॉन सिस्टम होते हुए किस तरह से वो एरोमेटिसिटी शो करते हैं वो पढ़ लिया था। नाउ इस क्लास में जो है हम स्टार्ट करते हैं n इज इक्वल टू 2 अगर है उस समय हमारा सिस्टम कैसा होगा, 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा। ओके, अब इस 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का जैसे कि हमें पता है कि 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एरोमेटिक होते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी जो है वो इस वाले स्ट्रक्चर में भी 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। 10 पाई 1 2 3 4 और 5 यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे भी है। बट क्या ये सिस्टम एरोमेटिक होगा? तो आंसर है नहीं। क्यों नहीं? एरोमेटिक क्यों नहीं होगा? ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है ये हमारा, ठीक है। इसके बाद जो है ये इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी है ये हमारा, तो फिर ये क्यों नहीं होगा? तो रीजन है यहाँ पे कि प्लेनरिटी नहीं होती, एब्सेंस ऑफ प्लेनरिटी। यहाँ पे लिखेंगे रीजन क्या है, एब्सेंस ऑफ प्लेनरिटी। क्योंकि हमारे जो एरोमेटिसिटी है उसकी कंडीशन क्या है, प्लेनर भी तो होना चाहिए ताकि डीलोकलाइजेशन हो सके। अगर सिस्टम प्लेनर नहीं है तो इन पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन इजीली हो ही नहीं पाएगा। अगर ये रिंग जो है एक प्लेन में नहीं है और ये जो है डिस्टॉर्ट हो चुकी है कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये मैं ऐसे बना रही हूँ, मतलब कहने का कि ये डिस्टॉर्ट हो चुकी है किसी तरीके से, प्लेन में नहीं है बिल्कुल, तो बिना प्लेन वाले सिस्टम में डीलोकलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन्स का नहीं हो सकता। और जब पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन ही नहीं होगा तो वो एरोमेटिक कैसे होगा? तो यहाँ पे रीजन क्या है इसके नॉन एरोमेटिक होने का? यहाँ पे ये एंटी एरोमेटिक भी नहीं है, ये क्या है हमारा सिस्टम, नॉन एरोमेटिक सिस्टम है, नॉन एरोमेटिक सिस्टम है। ओके, ये एरोमेटिक नहीं है। तो यहाँ पे प्लेनरिटी की एब्सेंस होती है जिस वजह से डीलोकलाइजेशन नहीं हो पाता। तो प्लेनरिटी एब्सेंट कैसे हो गई, ये क्यों नहीं है प्लेनर? ठीक है, तो उसका रीजन है ये दो हाइड्रोजन, ये जो कार्बन है और ये जो कार्बन है, इस पर जो एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये क्या है कि ये पूरी आपकी रिंग है, इधर से लेके आप देखेंगे तो ये पूरा, इसके बीच में बॉन्ड नहीं बना हुआ, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, तो हमारी रिंग इतनी पूरी बड़ी है, बट स्टिल इट इज नॉट सो बिग कि दोनों हाइड्रोजन के बीच में कोई रिपल्सन ही नहीं हो। तो हम कहेंगे कि क्योंकि रिंग का साइज छोटा है इसलिए ये हाइड्रोजन जो है दोनों के दोनों वो एक दूसरे के बहुत ही नजदीक होते हैं, और नजदीक होने की वजह से उनमें रिपल्शन होता है, और रिपल्शन होने की वजह से या फिर इंटरैक्शन होने की वजह से दोनों में ये जो हमारी रिंग है वो प्लेन में नहीं रह पाती, वो डिस्टॉर्ट हो जाती है, ठीक है। इसलिए इसमें डीलोकलाइजेशन नहीं हो पाता पाई इलेक्ट्रॉन का। 10 पाई इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी ये सिस्टम हमारा एरोमेटिक नहीं है, नॉन एरोमेटिक है। क्लियर है? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जा सकता है? तो यहां पे ये देखोगे आप, तो अगर ये वाला सिस्टम ना होता, ओके, और मैं कहती कि यहाँ पे ये जो है हाइड्रोजन है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, तो ऑब्वियस सी बात है ऐसी ही कुछ स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, बिल्कुल सेम ही है। पर हमने क्या किया, यहाँ पे इसकी ब्रिजिंग करवा दी, ब्रिजिंग करवा दी, ठीक है। कोई एक एटम लिया और इन दोनों कार्बन्स के बीच में हमने ब्रिजिंग करवा दी, और जैसे ही यहाँ पे ब्रिजिंग हुई, यहाँ पे एक ब्रिज बना एक एटम के थ्रू, तो अब क्या हुआ, ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जो है वो एक प्लेन में आ गया, और जैसे ही प्लेन में आ गया 10 इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम तो था ही, ये सारे इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से डीलोकलाइज होने लगे, आसानी से डीलोकलाइज होने लगे, और डीलोकलाइज होने की वजह से क्या हो गया, यहाँ पे ये एरोमेटिसिटी शो करने लगे, ठीक है, क्योंकि सारी कंडीशन अब ये फुलफिल कर रहा था। कैसे फुलफिल कर रहा था? ऑब्वियस सी बात है कि ब्रिजिंग होने की वजह से इसमें प्लेनरिटी भी आ गई, 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी था, साइक्लिक भी था, और बस और क्या चाहिए था, जितनी कंडीशन थी वो तो सारी ये फुलफिल कर ही रहा था, तो अब ये एरोमेटिक हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ना यहाँ पे आपको एक सिस्टम दिख रहा होगा,
2 माइनस चार्ज है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे ये क्या बता रहा है? ओके, कुछ इसमें मिस्टेक हुई है, ये इस तरह से नहीं है, ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है। 8 कार्बन युक्त ये स्ट्रक्चर है, ये इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? माइनस चार्ज, राइट। अब ये भी जो है हमारा क्या है? एक एरोमेटिक सिस्टम है। कैसे? तो यहाँ पे क्या होता है कि ये आपकी एक साइक्लोऑक्टाटेट्राईन है। अगर आप नोटिस करेंगे तो एक साइक्लोऑक्टाटेट्राईन होती है। ओके, उसमें जो है आपके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। और हमें पता है कि 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम तो एरोमेटिसिटी देता ही नहीं है। तो हमने क्या किया? यहाँ पे हमने करवाई इसकी रिएक्शन पोटेशियम के साथ। जैसे कि पोटेशियम के साथ कहाँ करवाई? ये देखो नीचे रिएक्शन दे रखी है, ये वाली रिएक्शन दे रखी है। इस साइक्लोऑक्टाटेट्राईन की रिएक्शन हमने किसके साथ करवाई? पोटेशियम के साथ। और जैसा कि हमें पता है पोटेशियम के बाह्यतम कोश में जो है S में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसने क्या किया? 2 पोटेशियम ने एटम ने जो है वो क्या किया? दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए। तो इसके पास अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। ओके, तो ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन लेके एरोमेटिक हो गया खुद। क्लियर है? ओके, तो ये इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे बात करेंगे सॉरी, ओके, ये जो है यहाँ पे लिखा हुआ है THF। THF कुछ नहीं है, एक्चुअल में ये आपका एक सॉल्वेंट है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। टेट्राहाइड्रोफ्यूरान है ये। ओके, तो ये एक तरह का आपका सॉल्वेंट है। क्लियर है? ओके, और यहाँ पे इसमें ये पूरी रिएक्शन नहीं है, यहाँ पे ये सिर्फ बताया गया है कि किस तरह से एक इलेक्ट्रॉन देने से जो है वो जो स्ट्रक्चर है जो मॉलिक्यूल का वो चेंज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे हमें पता है कि लिथियम के भी बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है, पोटेशियम के भी एक होता है, ठीक है, एस में, एस ऑर्बिटल में। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि लिथियम भी क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन दे देता है साइक्लोऑक्टाटेट्राईन को, और यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाता है। इसको एरोमेटिसिटी में हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि उस हिसाब से तो फिर ये एरोमेटिक नहीं होगा, राइट। पर ये सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा था समझाने के लिए इसको। एग्जैक्टली जो है होता किस तरह से, ये जो हमने अभी देखा है कि लिथियम अगर एक ही दे रहा है तो पोटेशियम के 2 एटम लेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे और अल्टीमेटली जो है वो एरोमेटिक हो जाएगा सिस्टम। क्लियर है? तो ये था N = 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, राइट। नेक्स्ट देखते हैं अभी। ओके, नेक्स्ट है हमारा पॉइंट 4, N = 3 हो और 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो। अब यहाँ पे देखो, नोटिस करोगे, ये है आपकी एन्युलीन। ये क्या है? एन्युलीन। एक्चुअल में तो एक मिनट, ये भी एन्युलीन ही थी क्या? ये भी आपकी एन्युलीन ही थी। ओके, ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम ये कैसी एन्युलीन थी। बहुत ज्यादा इधर ओके, ये आपकी THF और ये आपकी कैसी एन्युलीन थी? 10 एन्युलीन थी, 10 एन्युलीन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 14 एन्युलीन। 14 यहाँ पे क्यों कह रहे हैं? आप यहाँ पे देखेंगे कि काउंट करना, तो यहाँ पे इसमें 14 कार्बन होंगे, ठीक है, और 14 पाई इलेक्ट्रॉन भी है। तो नोमेनक्लेचर करना मैंने आपको बताया था कि एन्युलीन्स का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। ओके, अब इस 14 एन्युलीन में आपको बताना है कि ये एरोमेटिक है कि नहीं। तो बेसिकली 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो हमें पता है 14 पाई इलेक्ट्रॉन क्या करता है? एरोमेटिसिटी शो करता है। ओके, बट क्या ये कंपाउंड, ये मॉलिक्यूल एरोमेटिसिटी शो करेगा? तो आंसर है यस। क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ पे
सॉरी, ये आज थोड़ी सी तबीयत खराब है, तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो रही हो बीच बीच में, इसके लिए सॉरी। ओके, 14 पाई इलेक्ट्रॉन 14 एनिलीन। अगेन यहाँ पे मैंने बताया कि ये क्या है, आपका 14 एनिलीन है, और यहाँ पे ये रिंग भी इतनी सफिशिएंट बड़ी नहीं है कि इन चारों हाइड्रोजन के बीच में इंटरैक्शन कम से कम हो, तो यहाँ पे भी इंटरैक्शन ज्यादा होता है। इस वजह से ये पूरी रिंग भी जो है वो क्या होती है, प्लेन में नहीं रह पाती है। हालांकि इसमें 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसे एरोमेटिसिटी शो करनी चाहिए थी, बट यहाँ पे क्योंकि ये चारों इलेक्ट्रॉन के बीच में इंटरैक्शन बहुत ज्यादा होता है, उस वजह से ये भी हमारी रिंग जो है वो प्लेन में नहीं रह पाती। और क्योंकि ये प्लेन में नहीं रह पाती, तो यहाँ पे जो है वो क्या होगा, डीलोकलाइजेशन नहीं हो पाएगा, एब्सेंस ऑफ प्लेनरिटी होता है, जिस वजह से डीलोकलाइजेशन जो है पाई इलेक्ट्रॉन का, लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं हो पाती है। ठीक है, इसलिए ये भी क्या है, एक नॉन एरोमेटिक सिस्टम है। क्या है ये, नॉन एरोमेटिक सिस्टम है। इसका सॉल्यूशन क्या है कि ये 14 एनिलीन किस तरह से कन्वर्ट की जाए इसको, उसके बाद ये 14 एनिलीन रहेगी नहीं बेसिकली, पर इसी तरह की एक स्ट्रक्चर लेंगे हम, ये वाली, जिस तरह से हमने n=2 में देखा था कि किस तरह से जो है हम ब्रिजिंग करवा करके इसकी स्टेबिलिटी बढ़ा सकते हैं, इसको एरोमेटिक बना सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे होता है कि एक्चुअल में तो ये इस तरह की स्ट्रक्चर है और पूरी रिंग है यहाँ पे, और बीच में ये हाइड्रोजन है, जिस वजह से इंटरेक्शन के कारण ये जो है वो एरोमेटिसिटी शो नहीं कर पाते हैं। पर हम लेते हैं यहाँ पे डाईमिथाइल डाईहाइड्रोपाइरीन, डाईमिथाइल डाईहाइड्रोपाइरीन, ठीक है, डाईमिथाइल डाईहाइड्रोपाइरीन। ओके, अब ये देखो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो अब भी वही है, उतने ही है, 14 ही है। ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज आ गई है, ब्रिजिंग। बीच में क्या आ गया है, ब्रिजिंग। ठीक है, और ब्रिजिंग में भी ये जो CH3 है दोनों, ये एक दूसरे के क्या है, ये ट्रांसफॉर्म में लगे हुए हैं, एक दूसरे के ट्रांसफॉर्म में लगे हुए हैं। तो उस वजह से ये पूरी रिंग क्या रहती है, बैलेंस्ड रहती है। पूरी रिंग क्या रहती है, बैलेंस रहती है। बैलेंस है इसमें, तो ये क्या करेगा, प्लेनरिटी शो करेगा। और जैसे ही हम कह रहे हैं प्लेनरिटी शो करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से डीलोकलाइज हो पाएंगे। और जब ये हम कह रहे हैं कि डीलोकलाइज आसानी से हो पाएंगे और प्लेनरिटी भी है, तो फिर हम कहेंगे ये हमारा सिस्टम कैसा है, ये एरोमेटिक सिस्टम है। क्लियर है? ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी ये क्या होगा, प्लेन में रहेगा, और इसमें भी क्या है, 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ये भी। ओके, तो ये भी हमारा क्या है, एक एरोमेटिक सिस्टम है। क्लियर इतना? ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम यहाँ पे, फिफ्थ पॉइंट में हम देखते हैं n=4 के लिए, और जब n=4 रखते हैं तो 18 पाई इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, यहाँ पे n=4 रखते हैं तो 18 पाई इलेक्ट्रॉन होता है। 18 पाई इलेक्ट्रॉन जो शो करते हैं वो भी एरोमेटिक होते हैं। अब यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि ये जो 18 एनिलीन है, 18 पाई इलेक्ट्रॉन भी है, और ये भी क्या है, एक तरह की एनिलीन। मैंने डेफिनेशन भी बताई थी, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, भूल गए हो तो एक बार प्रीवियस वीडियो में आप चेक कर लो। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, एक 18 एनिलीन है। फाइन, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि रिंग बहुत बड़ी है। ये जो हमारे पास रिंग है 18 एनिलीन की, ये बहुत बड़ी है। उस वजह से आप देखेंगे यहाँ पे कि हाइड्रोजन जो है एक दूसरे से दूर है काफी। ठीक है, इतने भी नजदीक नहीं है। उस वजह से क्या होता है, यहाँ पे इंटरैक्शन बहुत कम होता है। हाइड्रोजन्स के बीच में इंटरैक्शन बहुत ही ज्यादा कम होता है। ठीक है, जिस वजह से क्या होगा, ये एरोमेटिसिटी शो करेगा।
क्यों? क्योंकि इंटरैक्शन अगर कम है तो कम इंटरैक्शन की वजह से ये प्लेनरिटी में ही रहेगा, और क्योंकि ये प्लेनरिटी में रहेगा तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से जो है वो डीलोकलाइज हो पाएंगे, और डीलोकलाइजेशन हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन है, प्लेनरिटी भी है, तो फिर क्या है, फिर तो ये हमारा एरोमेटिक सिस्टम होगा ही। ठीक है, साथ ही यहाँ पे एक एनएमआर वाला पॉइंट जो मैंने एक बार डिस्कस किया था वीडियोज में, एनएमआर वाला पॉइंट, ठीक है, एनएमआर वाला पॉइंट मैंने आपको जब शील्डिंग और डीशील्डिंग पढ़ाई थी उसमें मैंने बताया था कि जो भी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, जो भी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनमें क्या होता है, डायामैग्नेटिक रिंग करंट होता है। क्या होता है? डायामैग्नेटिक रिंग करंट होता है, रिंग करंट होता है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, और उसमें बताया था कि वो किस तरह से जनरेट होता है। ठीक है, उसमें हमने ये भी बताया था कि जो बाहर रिंग के बाहर वाले हाइड्रोजन होते हैं उनकी क्या हो जाती है, उनकी यहाँ पे हो जाती है डीशील्डिंग। जब भी डायामैग्नेटिक होगा रिंग करंट तो बाहर वाले हाइड्रोजन्स की डीशील्डिंग हो जाती है और अंदर वाले हाइड्रोजन्स की जो है वो शील्डिंग हो जाती है। तो जैसे ही डीशील्डिंग होगी हमने कहा था कि ये टीएमएस से जो है वो ज्यादा वैल्यू शो करेगा, टीएमएस 0 होता है, ठीक है, तो वो ज्यादा इस तरफ बढ़ेगा और ज्यादा वैल्यू शो करेगा। ओके, और जब शील्डिंग होगी तो वैल्यू जो है 0 की तरफ बढ़ेगी, यानी कि कम वैल्यू शो करेगा। तो बेसिकली ये हमारा सिस्टम क्या है, एरोमेटिक है। अब एरोमेटिक है तो हम इसमें कहेंगे कि इसमें जो है डायामैग्नेटिक रिंग करंट है, और डायामैग्नेटिक रिंग करंट है तो हम कहेंगे बाहर वाले की जो प्रोटॉन्स है उनकी डीशील्डिंग हुई, और हमने कहा कि ये डीशील्डिंग हुई बाहर वाले प्रोटॉन की, तो सिंपल सी बात यहाँ पे ये है कि बाहर वाले प्रोटॉन के लिए जो डेल की वैल्यू थी, यानी कि जो एनएमआर में जो हम डेल की वैल्यू लेते हैं वो क्या होती है, जो ये शील्डिंग वाले प्रोटॉन है इससे ज्यादा ही होगी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि, एक मिनट मैं इनको ना अलग से कलर दे देती हूँ ताकि आपको इजी समझ में आए। ये जो हाइड्रोजन है ग्रीन में, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ जो ये ग्रीन वाले हाइड्रोजन्स हैं जो ग्रीन सर्कल से कवर्ड है, उनकी जो डेल की वैल्यू होती है वो होती है 8.8 ppm। देखो कितनी ज्यादा है। ठीक है, और जो ये रेड में मार्क है, रेड सर्कल में है, उनकी जो डेल वैल्यू होती है वो क्या होती है, -1.9 ppm, -1.9 ppm। ये किस वजह से होता है, ये अंदर वाले हाइड्रोजन्स की शील्डिंग की वजह से होता है, और ये किस वजह से, बाहर वाले हाइड्रोजन्स की डीशील्डिंग की वजह से। ये शील्डिंग डीशील्डिंग क्या होता है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। ओके, चलो, तो ये था पॉइंट यहाँ पे। नेक्स्ट जो है अगेन यहाँ पे 5th नंबर हम लेते हैं, ये 5th नंबर, इसमें भी देखो n = 5 लिया है, 22 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम जिसमें है वो भी एरोमेटिक ही होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सिस्टम 22 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी क्या है, एरोमेटिक है। गिनने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इतना आपको पता है कि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स पाई इलेक्ट्रॉन्स मिलके कितने हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे। और हमें पता है कि 4n+2 में अगर n की जगह आप 5 लिख दे तो वो 22 हो जाते हैं। तो ये इसमें वो वाला रूल, हकल रूल तो ये फॉलो कर रहा है। साथ ही इनमें जो है वो हाइड्रोजन्स भी बहुत दूर दूर है, तो ये क्या करेंगे, इनमें इंटरैक्शन इतना हो नहीं पाएगा। ओके, और क्योंकि इनका इंटरैक्शन नहीं हो पाएगा तो सिंपल सा मतलब है कि ये हमारा सिस्टम कैसा हो जाएगा, ये हमारा सिस्टम हो जाएगा एरोमेटिक। ये हमारा सिस्टम कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक। और क्योंकि इसमें 22 कार्बन भी है तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ये हमारे क्या है, 22 एनिलीन है। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, इसका नाम है 22 एनिलीन। क्लियर है इतना? ठीक है, तो ये थी बात। अब यहाँ पे क्योंकि ये एरोमेटिक है इसीलिए ध्यान रखना कि इसमें क्या होते हैं, अंदर वाले हाइड्रोजन की शील्डिंग हो जाती है और बाहर वाले हाइड्रोजन की डीशील्डिंग हो जाती है। यही अगर ये एंटी एरोमेटिक होते ना
तो बाहर वाले हाइड्रोजन की शील्डिंग होती है और अंदर वाले की डी शील्डिंग हो जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं एरोमेटिक, तो ये है हमारा एरोमेटिक सिस्टम, इसलिए बाहर डी शील्डिंग अंदर शील्डिंग। तो बाहर वाले प्रोटॉन के लिए डेल की वैल्यू हाई होगी और अंदर वाले के लिए डेल की वैल्यू लो होगी। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट पॉलीसाइक्लिक सिस्टम जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, तो ये वाली क्लास हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं।